हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं और मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक रहा है स्टूडेंट का, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोआगुलेशन। ब्लड कोआगुलेशन के अंदर क्या क्या स्टेप्स आते हैं इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, ब्लड कोआगुलेशन को ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी कहते हैं। एक बार यहाँ पे आप देखेंगे, हमने सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर लिखा भी है और थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता क्या है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ऑल्सो नोन एज कोआगुलेशन फैक्टर are protein in the blood plasma that help in formation of blood clot which responsible for stoppage of bleeding. There are 13 clotting factor in which clotting factor 6 is no longer in use and these clotting factor जो हैं वो किससे रिलीज होते हैं? वो रिलीज होते हैं कुछ लीवर से, कुछ प्लेटलेट से, कुछ डैमेज टिश्यू से और कुछ डाइट से। ठीक है, ये हमने आपको पिछली क्लास में हमने बताया था। आपको याद हो तो पिछली क्लास जो हमारी क्लॉटिंग फैक्टर की ट्रिक के साथ है उसमें हमने क्लॉटिंग फैक्टर सारे बताए हैं विद ट्रिक, है ना। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिज्म देख लेते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा जो क्लॉटिंग फैक्टर वाला वीडियो है। आप मेरे नाम से क्लॉटिंग फैक्टर का वीडियो सर्च करिए, आ जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर या ब्लड कोआगुलेशन क्या है? ब्लड कोआगुलेशन मैकेनिज्म नोन एज होम्योस्टेसिस एंड हेंस हैव 4 स्टेजेस। 4 स्टेज होते हैं यहाँ पे। 4 स्टेज क्या है? पहला है कंस्ट्रिक्शन, दूसरा है प्लेटलेट प्लग, तीसरा है कोआगुलेशन कैस्केड और चौथा है फाइब्रिन प्लग। अब आप देखिए इसमें ये 4 स्टेज क्या है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रिक्शन का मतलब द बॉडी कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल। बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, कुछ वेसो कंस्ट्रिक्टर वो रिलीज करता है जिससे जो ब्लड वेसल है, ठीक है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है टू लिमिट द ब्लड फ्लो टू इंजर्ड एरिया, ताकि इंजर्ड एरिया पे ब्लड का फ्लो कम हो और ब्लड का लॉस कम हो। तो ये एक होम्योस्टेसिस है, जिसमें होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी। तो एक होम्योस्टेसिस है जिसमें 4 स्टेज आती है। पहली स्टेज में कंस्ट्रिक्शन होता है, मतलब बॉडी ब्लड वेसल का कंस्ट्रिक्शन प्रमोट करती है ताकि जो इंजर्ड एरिया है वहां पे ब्लड फ्लो कम हो। दूसरा है प्लेटलेट प्लग। प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होना। जो प्लेटलेट है वो एक्टिवेटेड बाय इंजरी, इंजरी होती है तो प्लेटलेट एक्टिवेट हो जाता है एंड चेंज देयर शेप एंड स्टिक टू द ब्रोकन ब्लड वेसल। जो टूटी हुई ब्लड वेसल है उससे चिपक जाता है, फॉर्मिंग अ मेस लाइक प्लग। एक नेटवर्क जैसा प्लग स्ट्रक्चर बना लेता है ताकि ब्लड वहां से कम जाए इंजर्ड एरिया से। तीसरा है कैस्केड, कोआगुलेशन कैस्केड। इसमें क्या होता है, जो 13 क्लोटिंग फैक्टर है वो 1 बाय 1 एक दूसरे को कैस्केड मैकेनिज्म में एक्टिवेट करेंगे। एक को कोई और एक्टिवेट किया, अब वो जो एक्टिवेटेड है वो किसी और को एक्टिवेट करेगा, फिर वो किसी और को एक्टिवेट करेगा। इसको कोआगुलेशन कैस्केड कहते हैं। और फाइनली लास्ट में फाइब्रिन प्लग बनेगा। फाइनली फाइब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन आर फाइनल क्लॉट। लास्ट यही स्टेप होगी कि फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा या फाइनल क्लॉट बन जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म 3 पाथवे इन्वॉल्व होता है, एक एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक और कॉमन। एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। अब हम आपके सामने एक बेहतर डायग्राम बना रहे हैं। आप देखिएगा, यहाँ पे डायग्राम बनाया है, आप इसमें देखिए। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे, 3 पाथवे है। देखिए, ये कॉमन पाथवे है, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है, ये इंट्रिंसिक पाथवे है। देखिए, एक्सट्रिंसिक पाथवे तब ऑपरेट होता है जब टिश्यू ट्रॉमा होता है। जैसे हमें चोट लगी तो चोट लगने पे हमारा टिश्यू डैमेज होगा, टिश्यू डैमेज होगा, लेकिन इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होंगी वहां पे ब्लड वेसल्स भी डैमेज होंगी। तो पहले हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे में टिश्यू ट्रॉमा हुआ। टिश्यू ट्रॉमा में क्या होगा कि ये डैमेज टिश्यू, जहां पे भी आपको इंजरी हुई, यहाँ पे लिख लीजिएगा इंजरी, जहां भी इंजरी हुई वो टिश्यू को डैमेज करेगा। और डैमेज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर 3 देखिए, आप देखिए क्लॉटिंग फैक्टर 3 हमने लिखाया है पिछले वीडियो में कि ये टिश्यू, डैमेज टिश्यू से रिलीज होता है। अब ये जो क्लॉटिंग फैक्टर 3 है, डैमेज टिश्यू से जो रिलीज हुआ, ये कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन कौन सा फैक्टर है? चौथा फैक्टर, चौथा क्लॉटिंग फैक्टर। कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 10 क्या है? दैट इज स्टुअर्ट पावर फैक्टर। स्टुअर्ट पावर फैक्टर है फैक्टर 10। और फैक्टर 10 फैक्टर 5 के साथ मिलके
कैल्शियम आयन के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिनेज बनाता है या प्रोथ्रोम्बिनेज का फॉर्मेशन करता है। फिर से देखिए, फैक्टर 10 और फैक्टर 5 मिलके कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट करता है। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक एंजाइम है, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम। अब यहां तक हम रुक गए, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है, बहुत नॉर्मल पाथवे है कि तीसरा फैक्टर 10वें को एक्टिवेट किया, 10वां 5वें के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिनेज, ये एक एंजाइम है, इसको एक्टिवेट कर देता है। अब इंट्रिंसिक पाथवे में क्या हो रहा है, देखिए जरा ध्यान से। इंट्रिंसिक पाथवे में जो ब्लड ट्रॉमा, मतलब अब जो जहां भी चोट लगी है वहां पे जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हुई होंगी, उसकी एंडोथेलियल, जो डैमेज्ड एंडोथेलियल एंड प्लेटलेट, प्लेटलेट डैमेज हुआ होगा भाई, ब्लड वेसल डैमेज हुई है तो उसके एंडोथेलियल और प्लेटलेट दोनों डैमेज हुए, ये दोनों एक्टिवेट करते हैं फैक्टर 12 को। फैक्टर 12 क्या है, हेजमैन फैक्टर है। अब ये फैक्टर 12 जो है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में अगेन फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है, और फैक्टर 10 वापस से फैक्टर 5 से मिलके कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फिर से प्रोथ्रोम्बिनेज बना लेता है, प्रोथ्रोम्बिनेज को एक्टिवेट करता है। तो ये दोनों में देखो कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है कैल्शियम आयन कॉमन है, फैक्टर 10 फैक्टर 5 कॉमन है, समझ रहे हो। अब देखना जरा ध्यान से, अब कॉमन पाथवे जो दोनों के लिए कॉमन पाथवे है, ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है, थ्रोम्बिन फिर कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में चेंज करता है। फाइब्रिन तक ही तो बनना होता है, फाइब्रिन फाइबर होते हैं जो क्लॉट का फॉर्मेशन कर देते हैं, लेकिन ये फाइब्रिन लूज क्लॉट होते हैं, लूज फाइबर होते हैं, जिससे क्लॉट बढ़िया नहीं बन पाता। लेकिन क्लॉट को स्टेबलाइज करने के लिए ये थ्रोम्बिन फैक्टर 13 को भी एक्टिवेट करता है। फैक्टर 13 क्या है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या लकी लोरेंड फैक्टर भी कहते हैं। तो थ्रोम्बिन इस फैक्टर 13 जो इनएक्टिव है इसको एक्टिवेट कर दिया। अब ये फैक्टर 13 इस लूज फाइबर को स्ट्रॉन्ग फाइबर में चेंज कर देता है, लूज फाइब्रिन को स्ट्रॉन्ग फाइब्रिन, और वही फिर ब्लड क्लॉट बन जाता है। सब में कॉमन है, तीनों पाथवे में कॉमन कौन है, कैल्शियम आयन। पहला, दूसरा और 13वां कॉमन पाथवे में है, पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर, ठीक है। कॉमन पाथवे की बात करें तो कॉमन पाथवे में देखो पहला फैक्टर है। अब आप जरा देखना कौन कौन सा फैक्टर एक्सट्रिंसिक में है, देखो थर्ड फैक्टर है, 10वां है, 5वां है और चौथा है। तो 3 4 5 10 तसंद याद रख सकते हैं, नहीं 3 4 तो चंद, तचंद याद रख लो, तो चंद 3 4, अरे नहीं यार इसमें नहीं आएगा, ये तो ट्रिक सही नहीं है। 3 4 5 और 10, 3 4 5 10। अच्छा इंट्रिंसिक में कौन है, 12 4 5 10, ठीक है। कॉमन पाथवे में कौन है, 1 2 13 और 4, मतलब कुल मिला के जो चौथा क्लॉटिंग फैक्टर है वो तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको बेहतर तरीके से ये वीडियो समझ में आया होगा। ये आप लोगों ने कहा भी था कि मैम ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ा दीजिए, तो हमने इसको कर दिया है। बाकी आप इसे जरूर नोट कर लेना। हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, सारे कोर्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, सारे कोर्स जिस भी जुड़ना चाहते हैं आप किसी भी स्टेट से हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके हमारे मॉक टेस्ट सीरीज और कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, ठीक है। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।